स्वागत करता हूँ आप सभी को जीएनएम हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट वेलकम है। तो आज का वीडियो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के ऊपर, जो कि आपका तीसरा पेपर होता है। तो इस सप्ताह का तीसरा वीडियो भी है। ओके, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है आपके सामने। वीडियो नंबर यह आपका 7वां है फंडामेंटल का। यूनिट नंबर 2 से प्रश्न है जिसका नाम है नर्सिंग केयर। ठीक है, नर्सिंग केयर चैप्टर का नाम है, दूसरे नंबर का चैप्टर है। वीडियो नंबर 7 है यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जीएनएम फर्स्ट ईयर। सभी चीज़ें आपको बता दिया गया है ताकि आप कन्फ्यूज ना रहे। ओके, चलिए प्रश्न क्या है देख लीजिए। अस्पताल का रोगी व उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब एक रोगी है, ठीक है, और रोगी के साथ में उसके कोई ना कोई परिजन रहते ही हैं अस्पताल में। तो रोगी और उसके परिवार जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं अस्पताल में, तो उस अस्पताल का क्या प्रभाव, क्या इफ़ेक्ट उस रोगी पर और उसके परिवार पर पड़ता है, इस चीज़ के बारे में बताना है। ठीक है, चलिए आपसे भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अस्पताल का प्रभाव बताए या अस्पताल का रोगी और उसके परिवार पर प्रभाव बताए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि रोगी के ऊपर प्रभाव, इफेक्ट ऑन पेशेंट। ठीक है, मरीज को सबसे ज़्यादा अस्पताल से डर लगता है। सबसे ज़्यादा देखिए, कोई भी मरीज होता है अस्पताल में भर्ती होने से डरता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो डर है वो मरीज को ही लगता है अस्पताल से। ओके, अस्पताल का अपरिचित वातावरण रोगी के लिए सम्मानजनक होता है। ठीक है, समस्याजनक होता है। मतलब चूँकि जो अस्पताल होता है वहाँ पे किसी को परिचित रहता नहीं है, तो अपरिचित ही होता है। तो उस प्रकार के वातावरण में जहाँ पे अपरिचित हो, किसी भी लोग के लिए समस्याजनक होगा ही होगा। जैसे हम ही हैं और हमको महीना दिन कहीं पे रहना है, हम दूसरे जगह पर जाएंगे तो वहाँ पे हमारे लिए क्या होगा, समस्याजनक हो जाएगा। क्योंकि हमें वहाँ पे किसी व्यक्ति से न मिला है, न जुला है, न किसी से परिचय है, तो दिक्कत हो जाएगा, समस्याजनक हो जाएगा। तो ये अस्पताल का अपरिचित वातावरण रोगी के लिए समस्याजनक होता है। ठीक है, घर पर स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने वाला व्यक्ति एक रोगी के रूप में अचानक अस्पताल की 4 दीवारी में तथा अचानक अनजान अपरिचित माहौल में बंद हो जाता है, जो कि उसके लिए काफ़ी कष्टदायक होता है। अब एक नॉर्मल व्यक्ति जब अपने घर पे है तो वह स्वतंत्र है, वह जब मन जिधर जा रहा है, जिधर घूम रहा है, सबसे परिचित है, तो एक दूसरे से घुल मिल गया है, तो बातचीत कर रहा है अपने घर में, तो ऐसे में उसको बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को अगर किसी 4 दीवारी रूम में रखा जाए, बंद कर दिया जाए, न ज़्यादा व्यक्ति उससे मिले न जुले, और वहाँ पे जो भी व्यक्ति हो वो सब के सब अपरिचित हो, ऐसे माहौल में व्यक्ति काफ़ी कष्टदायक जो है अपने आप को महसूस करता है। ऐसे भी रोगी जो है करता है। तो ये सब क्या है, प्रभाव ही है। ठीक है, अस्पताल के कई मुख्य कारण हैं जो रोगी के भीतर डर उत्पन्न करते हैं। अब अस्पताल में व्यक्ति जब जाता है तो उसके अंदर डर हो जाता है, एक डर सा लगा रहता है, जिसका अनेकों कारण हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कारण है अस्पताल का वातावरण। अस्पताल के वातावरण जो है ऐसा होता है जिसके कारण व्यक्ति के अंदर डर लगा रहता है, वो अपरिचित माहौल वातावरण होता है। अस्पताल का नवीन एवं अनजान माहौल, अस्पताल व्यक्ति रोगी के लिए नया होता है जगह और अनजान माहौल में रहता है। ठीक है, तीसरा है बिस्तर पर ज़्यादा समय तक लेटने से व्यक्ति बोर हो जाता है। अब यह किस प्रकार से कष्टदायक है व्यक्ति के लिए, व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति पर यह प्रभाव पड़ता है कि ज़्यादा समय तक बेड पर लेटना पड़ता है अस्पताल में, इसलिए लेटे लेटे व्यक्ति बोर हो जाता है, रोगी बोर हो जाता है। बेड पे जो है लेटने से बेड शोर भी हो सकता है, ये भी एक उसके अंदर जो है संभावना है। रोगी को अपने परिवार व घर की याद आने लगती है। अब रोगी जब अस्पताल में होता है तो 1-2 व्यक्ति उसके जान पहचान के रहते हैं, जो उसके परिवार के रहते हैं, बाकी लोग नहीं परिचित के रहते हैं। तो ऐसे में वह बेड पर बैठे बैठे सोए वह कुछ और भी सोचते रहता है, जिससे उसके घर व परिवार का भी याद आने लगता है। ठीक है, रोगी के समय से दवाइयाँ मिलने से चिड़चिड़ापन होने लगता है। अब अस्पताल में रोगी भर्ती रहता है तो उसे समय पर सब चीज़ मिलता है, दवाई समय समय पर दिया जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति दवाई को देखकर चिड़चिड़ा इरिटेट होने लगता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो है सारे चीज़ें आप लोग देखे हैं, जो एक रोगी पर इस प्रकार से प्रभाव जो है पड़ता है। चीज़ों को समझ गए। चलिए ये हो गया यहाँ पे। अब हम लोग रोगी के प्रभाव देख लिए कि क्या क्या रोगी पर प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग रोगी के परिवार यानी फैमिली पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑन फैमिली, इस चीज़ को देखेंगे। तो रोगी के परिवार पर रोगी के बीमारी व उसके अस्पताल में भर्ती होने पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, जो रोगी होता है उसके फैमिली तो पहले से परेशान होता ही है उसके बीमारी के कारण, लेकिन अस्पताल में जाने के बाद और जो है ज़्यादा चीज़ें उस पर प्रभाव होने लगता है, प्रभाव पड़ने लगता है। ठीक है,
कौन कौन सी चीज़ें का, तो मरीज के परिवार वाले रोगी के कष्टों को देखकर चिंतित हो जाते हैं। अब अस्पताल में भर्ती किसी भी व्यक्ति को तभी कराया जाता है जब उसे लगता है डॉक्टर को कि इसका जो है भर्ती बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल चीज़ें हैं, तो जाके भर्ती होता है। तो ऐसे में जो परिवार के लोग होते हैं वह जो है इस सिचुएशन को देखकर जो है चिंतित होने लगते हैं। तो यह भी एक प्रकार के प्रभाव ही हैं। नेक्स्ट है, वह उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ व अच्छे उपचार की आशा करते हैं। अब जो भी फैमिली के लोग होते हैं रोगी के, वह ये कामना करते हैं, आशा करते हैं कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और अच्छे उपचार मिले। मरीज को आर्थिक सहायता देते हैं जिससे परिवार कभी कभी आर्थिक संकट में आ जाता है। अब जाहिर सी बातें हैं, कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया है परिवार में, तो चाहे पैसा जितना लग जाता है, ठीक है ना, व्यक्ति उससे छोड़ता नहीं है इलाज कराने में। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं व्यक्ति आर्थिक संकट में भी आ जाता है, ठीक है, जैसे इलाज कराने में बहुत ज़्यादा कर्ज ले लेना, ठीक है। परिवार का माहौल तनाव युक्त रहता है। अब कोई एक परिवार में अगर बीमारी वाला व्यक्ति हो जाए तो परिवार में तनाव का माहौल रहता ही रहता है। मरीज का सही उपचार के लिए परिवार वाले हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे उसके अंदर कोई इतना एबिलिटी हो या नहीं हो, लेकिन वह जो परिवार के लोग हैं वह हमेशा जो है अच्छे उपचार के लिए, सही उपचार के लिए तैयार रहते हैं कि कहीं से कोई अच्छा उपचार मिल जाए जिससे हम करवा कर और इसे ठीक करें। तो ये सब प्रभाव ही पड़ता है। छठा देखिएगा, परिवार वालों को दैनिक दिनचर्या जैसे व्यापार, नौकरी आदि में बाधा होती है। अब जैसे आपके या किसी के फैमिली में कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज है तो उसके चक्कर में बहुत सारे घर डिस्टर्ब हो जाता है, सब तनाव में रहता है, ठीक है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आने लगता है, ठीक है। उसके बाद जो काम हो रहा है दिन लाइफ स्टाइल जैसे व्यापार, नौकरी, इस सब में छुट्टी लेना पड़ता है। व्यापार है तो 1 दिन 2 दिन बंद करना पड़ सकता है, तो इस सब में बाधा आने लगता है दिनचर्या, दैनिक दिनचर्या में, ठीक है। 7वां पॉइंट है, परिवार मानसिक रूप से व्यथित व परेशान रहता है। अब जो परिवार के रोगी के जो परिवार के लोग होते हैं वह मानसिक रूप से व्यथित व परेशान रहते हैं। तो इस प्रकार से चाहे रोगी हो चाहे रोगी के परिवार हो, एक दूसरे के सब दोनों रिलेटेड है। तो ऐसे में बीमारी का प्रभाव जो है सिर्फ और सिर्फ रोगी पर ही नहीं पड़ता है, उसके फैमिली पर भी पड़ता है। हॉस्पिटल या रोग का प्रभाव, दोनों चीज़ें समझ गए। अगर आपसे पूछेगा 5 नंबर में, तो ये चीज़ें ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप अपने एबिलिटी के अनुसार इसको लिख सकते हैं कि किसी मरीज या किसी मरीज के पेरेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ता है बीमारी का या फिर हॉस्पिटल का। चीज़ें समझ गए। मैंने आपको 7 पॉइंट 6 पॉइंट बताया, चाहे तो आप इसमें और सारा पॉइंट को ऐड कर सकते हैं और क्या क्या तकलीफ हो सकता है किसी रोगी के फैमिली में या फिर रोगी के खुद के, ठीक है। चीज़ें समझ गए। चलिए, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले, और हम चलते हैं। आपको इंग्लिश आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अस्पताल में भर्ती करने का क्या मतलब है, भर्ती के उद्देश्य व प्रकार भी लिखिए। एक क्वेश्चन मोस्ट PBI है, आप लोग देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है कि अस्पताल में भर्ती से क्या आश है, मतलब क्या समझते हैं। व्हाट इज एडमिशन इन हॉस्पिटल, ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती से क्या मतलब है, और इस भर्ती का उद्देश्य भी लिखे और भर्ती का प्रकार भी लिखे कि कितने प्रकार से भर्ती किया जाता है, ठीक है। चलिए हम आज ये सब चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए, भर्ती का मतलब क्या होता है। तो जब कोई रोगी को उसके रोग व निदान के उपचार के लिए अस्पताल में प्रवेश या दाखिला देने को भर्ती करते हैं। इसके अंतर्गत रोगी की जांच, बीमारी व निदान व इलाज करना, सेवा व देखभाल करना आदि शामिल है। रोगी को भर्ती क्यों किया जाता है, तो जब रोगी को उसके रोग के निदान और उपचार करने के लिए अस्पताल में प्रवेश या दाखिला देने के भर्ती कहते हैं। जैसे एक रोगी है, ठीक है, अब वो रोगी है, उसका जो भी रोग है तो उसका अच्छे से डायग्नोसिस हो, ठीक है, उपचार हो, और साथ में यह सब के सब जो भी निदान और उपचार हो यह स्वास्थ्यकर्मी के देख रेख में हमेशा ज़रूरी है उस रोगी को। तो वैसे रोगियों को अस्पताल में प्रवेश या दाखिला देना ही भर्ती कहलाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो भी रोगी होते हैं उसको जांच किया जाता है, बीमारी का निदान किया जाता है, इलाज करना और उनको सेवा और साथ में देखभाल करना आदि चीज़ें शामिल होता है, और यही जो है एडमिशन होता है, भर्ती होता है।
नॉर्मली तौर पे समझिए कि भर्ती जो है वह कि कोई रोगी है, ठीक है, कोई रोगी है, उसका जो भी रोग है उसको निदान करना है, उसका उपचार करना है, ठीक है। और ज़रूरत ये भी है, निदान और उपचार तो लोगों को घर में भी मिल जाता है, दवाई वगैरह लेकर खाकर ठीक हो जाता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है कि जो निदान और जो उपचार है वह जो है उपचार या निदान जो है स्वास्थ्य कर्मी की देख रेख में उस रोगी को ज़रूरत है, तो जाके उसको जो है भर्ती किया जाता है, दाखिला या प्रवेश दिया जाता है हॉस्पिटल में, ताकि इसी को हम लोग भर्ती कहते हैं। अब जब भर्ती पेशेंट हो जाता है तो इसके अंतर्गत जो है जांच होता है, बीमारी का निदान होता है, इलाज होता है, ठीक है, सेवा दिया जाता है, देखभाल दिया जाता है पेशेंट को, ये सब इसके अंतर्गत होने वाला सेवा है, काम है, ठीक है। और भर्ती क्या होता है, चीज़ों को समझ गए कि जब कोई पेशेंट को, जब कोई रोगी को उसके रोग के देखभाल के लिए जो है चिकित्सक के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी की देख रेख में जो है ज़रूरी होती है, तब पेशेंट को जो है क्या किया जाता है, भर्ती किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका भर्ती। उसके बाद है उद्देश्य। उद्देश्य इसका क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को अस्पताल में क्यों भर्ती किया जाता है, इसके उद्देश्य बताइए, ठीक है। चलिए, उद्देश्य बहुत है, किसी भी पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करने का क्या मतलब, क्या उद्देश्य होता है, किस पर्पज़ से इसको भर्ती किया जा रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में हम क्यों भर्ती करते हैं, क्यों एडमिट करते हैं, तो उसी चीज़ को उद्देश्य में लिखना है। देख लीजिए, रोगी की आकस्मिक जांच व निदान हेतु, अगर कोई पेशेंट है उसको अचानक से कोई जांच और निदान की ज़रूरत है तो उसे भर्ती किया जाता है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, रोगी की अचानक स्थिति बिगड़ जाने की अवस्था में तत्काल चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु, मैंने क्या बताया भर्ती वाला में कि स्वास्थ्यकर्मी या चिकित्सक के देख रेख में आवश्यकता हो तो इसे दाखिला या प्रवेश दिया जाता है। तो वही चीज़ें है दूसरा पॉइंट भी कि रोगी के अचानक स्थिति बिगड़ गया हो और इस अवस्था में हो कि तत्काल चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराने हेतु जरूरी है तो भर्ती किया जाता है, ओके। रोगी के लक्षण और रिपोर्ट का निरीक्षण करने हेतु, अब घर पे तो बार बार अगर पेशेंट में कोई लक्षण चेंजेज हो रहा है तो घर पे तो लोग उससे नहीं नोट कर सकता है, नहीं पहचान सकता है। तो अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिसमें लक्षण है और उसके रिपोर्ट में बार बार चेंजेज हो रहा है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, ताकि लक्षण और रिपोर्ट का निरीक्षण जो है किया जाए स्वास्थ्यकर्मी के द्वारा समय समय पर। नर्स व मरीज संबंध स्थापित करने हेतु, एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए नर्स मरीज के संबंध जो है होना बहुत ज़रूरी होता है। पांचवा पॉइंट देखिएगा, रोगी को तुरंत सुरक्षित व आरामदायक देखभाल हेतु, अब जो भी रोगी है उसको सुरक्षित और आरामदायक देखभाल मिले, इसके लिए भी भर्ती किया जाता है। रोगी को स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा प्रदान करने हेतु, और भर्ती करने का एक उद्देश्य ये भी है कि जो भी रोगी है उसके स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मरीज को यदि संक्रामक रोग हो तो उसे आइसोलेशन वार्ड, पृथक्करण वार्ड में भर्ती किया जाता है। बीमारी के दौरान उचित नर्सिंग देखभाल प्रदान करने हेतु, ठीक है, यह नर्स जो है हमेशा देखभाल करती है पेशेंट, भर्ती वाले पेशेंट को। बीमारी के दौरान होने वाले कोई भी परिवर्तन है उस पर रेगुलर नज़र रखने हेतु जो है भर्ती किया जाता है, घर पर तो रेगुलर उस पर नज़र नहीं रख सकते हैं। मरीज का शल्य चिकित्सीय उपचार प्रदान करने हेतु, अगर पेशेंट का कोई सर्जरी वगैरह है तो उसको जो है यह उपचार प्रदान करने के लिए भर्ती किया जाता है। तो चीज़ों को समझ गए। इसमें 10 पॉइंट मैंने आपको बताया, चाहे तो आप इसमें 15 से 20 पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि किसी भी मरीज को अस्पताल में क्यों भर्ती किया जाता है। क्यों का मतलब ही होता है, जहाँ भी उद्देश्य आ जाएगा वहाँ पे क्यों लगा के आप उससे को लिख सकते हैं। क्यों मतलब होता है कि यह चीज़ें क्यों है, इसका क्या उपयोग है, यही उद्देश्य में लिखना है, ठीक है। तो उद्देश्य में समझिए कि किसी पेशेंट को भर्ती क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य से, तो इसमें लिखना है। तो आप लोग लिख दीजिएगा, मैंने 10 पॉइंट बता दिया, चाहे तो आप और लिख लीजिएगा इसमें। अब हम लोग यहाँ पे एडमिशन भर्ती के प्रकार देखते हैं कि भर्ती के कितने प्रकार होते हैं। साथियों, भर्ती के ज़्यादातर नॉर्मली आपको यहाँ पे जो प्रकार देखना है वो आपको मैं यहाँ पे भर्ती जो है 3 टाइप से बताऊँगा, ठीक है। चलिए देखिए, समान भर्ती, पहला है रूटीन भर्ती, समान भर्ती, ठीक है। समान भर्ती का मतलब होता है कि यह भर्ती प्रक्रिया मरीज के बाह्य रोगी विभाग से शुरू होता है, ओपीडी से शुरू होता है, ठीक है। इस प्रकार की भर्ती रोगी को रोग का सही निदान करने के लिए भर्ती किया जाता है, ठीक है। यह यदि मरीज किसी स्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो उसे सही तरीके से चिकित्सीय उपचार या शल्य क्रिया के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। इस रोगी का समस्या देखकर इसका इलाज किया जाता है, जैसे मधुमेह, अस्थमा, रक्तचाप आदि। जैसे देखिएगा, कोई पेशेंट रूटीन एडमिशन में होता है
कि कोई पेशेंट ओपीडी में दिखाने गया, सोचा कि हम ओपीडी में दिखा लेंगे और चले आएंगे, लेकिन जब ओपीडी में गया तो उसे पता लगा कि उसका डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका बीपी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। तो इस कंडीशन में उसे कंट्रोल करने के लिए 2-4 दिनों की भर्ती की आवश्यकता हो सकती है। और इस दौरान ओपीडी में गए हुए पेशेंट अगर उसे सिचुएशन के हिसाब से अगर उसे भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है तो वह सामान्य भर्ती के द्वारा, रूटीन एडमिशन के द्वारा वह भर्ती होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूटीन एडमिशन। ठीक है, जिसको चिकित्सक जो है स्थिति देखकर जो है उसे सलाह देते हैं भर्ती होने का, जो कि ओपीडी के में शुरू होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, जैसे कोई उपचार हो सकता है या फिर कोई सर्जरी की अति आवश्यकता है सर्जरी होने का, तो डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं और वह जाके भर्ती हो जाता है। तो यह ओपीडी से शुरू होता है, यह एक सामान्य प्रकार की भर्ती होता है। ठीक है, चलिए दूसरा है आपातकालीन इमरजेंसी भर्ती। अब इमरजेंसी भर्ती का मतलब जानते ही हैं, किस प्रकार के भर्ती जो है अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया जाता है। उन मरीजों को भर्ती यहाँ पे किया जाता है जिनका स्थिति काफ़ी गंभीर होता है और उससे इमीडिएट जो है केयर की आवश्यकता होती है चिकित्सक की, जैसे कोई दुर्घटना हुआ हो, एक्सीडेंट हुआ हो, या हार्ट अटैक आया हो, या कोई पॉइजनिंग वाला हो, ठीक है ना, विष ले लिया हो, या फिर कोई लेबर पेन हो। तो इस कंडीशन में इमरजेंसी भर्ती किया जाता है जहाँ पे तत्काल और इमीडिएट देखभाल और चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये सब जो है क्या होता है, कोई दुर्घटना या तत्काल चिकित्सक में किया जाता है, जैसे हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, पॉइजनिंग, ठीक है, लेबर पेन, इस सब में तत्काल भर्ती किया जाता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है इमरजेंसी एडमिशन। ओके, तीसरा है स्थानांतरित ट्रांसफ़र एडमिशन। ट्रांसफ़र एडमिशन तीसरा है, इसका मतलब होता है कि स्थानांतरण मरीजों का भर्ती लेना। कई बार मरीज को बीमारी को गंभीरता को देखते हुए उसे उचित उपचार प्राप्त करवाने हेतु एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में स्थानांतरित करना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार के स्थानांतरित करके मरीजों को इस प्रकार की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। ट्रांसफ़र एडमिशन का मतलब होता है कि जैसे कोई मरीज पीएचसी में भर्ती है, ठीक है, पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद कोई सीएचसी में भी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में भी भर्ती हो सकता है, कोई सदर हॉस्पिटल में भी भर्ती हो सकता है। तो ये सब छोटे लेवल का जो है देख रेख करने वाला है। अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो सदर अस्पताल जो है क्या करता है, जिला अस्पताल जो है मेडिकल कॉलेज को भेजता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर पीएचसी में भर्ती है तो वह सीएचसी को भेजेगा या सदर में भेजेगा, सीएचसी में भर्ती है तो वह सदर को भेजेगा या आगे मेडिकल को भेजेगा, सदर अस्पताल वाला स्पेशलिस्ट को भेजेगा या मेडिकल कॉलेज को भेजेगा, यानी नीचे से ऊपर जो है भेजता है। और यह ट्रांसफ़र करके जो मरीज जाता है दूसरे अस्पताल में और वहाँ पे जो एडमिशन होता है वह ट्रांसफ़र के बेसिस पर होता है। ठीक है ना, जैसे अगर कोई पेशेंट कहीं दूसरे हॉस्पिटल से ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे हॉस्पिटल में आया हो तो वहाँ पे उस मरीज़ के प्रीवियस जो है देख रेख का जो चीज़ें होता है वो देखा जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, कितना दवाई पहले चला है, और उसी बेसिस पर जो है उसे एडमिशन भी वहाँ पे किया जाता है। तो ये ट्रांसफ़र टाइप का भर्ती होता है जिसमें स्थानांतरित मरीज को भर्ती लिया जाता है। अब ये तो हो गया अस्पताल की बात। यूनिट में भी जो है ऐसे होता है, जैसे कोई सर्जरी वार्ड का मरीज़ है, अचानक से उसका जो है बीपी बढ़ने लगा, डायबिटीज़ बढ़ने लगा, तो सर्जरी वाले पे जो है रिलीज करके उसे मेडिसिन वार्ड में, मेडिसिन यूनिट में भेजेगा कि इसका बीपी या फिर डायबिटीज़ कंट्रोल किया जाए। तो वहाँ पे कुछ दिन रखेगा, वहाँ पे जो एडमिशन लेगा उस यूनिट में तो उसका यूनिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांसफ़र वाले को भी एडमिशन होता है। चीज़ों को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे आपका हो गया समापन, जो भर्ती के प्रक्रिया था सब समाप्त हो गया, हिंदी इंग्लिश सब चीज़ दिया है। देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो चीज़ों को, हमारी बातों को सुने समझे, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है वही मात्र हम नहीं समझा रहे हैं, मैं अपने से भी मैं आपको एक्स्ट्रा आसान भाषा में समझाने का कोशिश करता हूँ ताकि आपको दिमाग में घुसे, चाहे आप हिंदी हो या इंग्लिश। आपको दिमाग में जब चीज़ें घुस जाएगा ना तो जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ऑटोमेटिक, अगर आपके अंदर स्किल है इंग्लिश में लिखने का तो इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं हमारी बातों को सुन के भी। ठीक है, अगर आपके अंदर इंग्लिश का स्किल नहीं है, सिर्फ आप रटाने वाला पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको पीडीएफ दे रहे हैं, पीडीएफ से आप पूरा उसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अस्पताल में रोगी के भर्ती करने के प्रमुख सिद्धांत को लिखिए। मतलब प्रिंसिपल ऑफ एडमिशन ऑफ पेशेंट इन हॉस्पिटल, मतलब एक मरीज जो हॉस्पिटल में भर्ती है उसके भर्ती करने में क्या क्या प्रमुख बातें को ध्यान में रखनी चाहिए।
जैसे आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि एक नर्स के लिए मरीज को भर्ती करने के सिद्धांत को बताएं, ऐसे भी पूछ सकता है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कोई रोगी है, पेशेंट है, उसको अस्पताल में भर्ती करना है, तो भर्ती करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सीधे पेशेंट आएगा उसको हम भर्ती कर लेंगे, उसको दवाई चालू कर देंगे, ऐसा होता है? नहीं होता है। प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, नियम के तहत, तब जाके भर्ती होता है। तो कोई भी पेशेंट भर्ती है, उसका भर्ती करने में हमको किन किन सिद्धांतों का ध्यान रखनी चाहिए, इस चीज़ को लिखना है कि हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को भर्ती करेंगे, और जो बातों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करते हैं वही हमारा सिद्धांत होता है। ठीक है, चलिए। अस्पताल में रोगी को भर्ती करने के लिए प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। ठीक है, चलिए। अब ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसको आप क्या कीजिएगा, पहले 1 नंबर याद कीजिए, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर याद कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको 1 नंबर में जो लिखा हूँ उसको आप 10 नंबर में भी लिख सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए टोटल के टोटल। आप इधर उधर कहीं लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, सीरियल नंबर चेंज कर दे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको आंसर याद होनी चाहिए। ओके, चलिए। तो निम्नलिखित सिद्धांत है किसी भी पेशेंट को भर्ती करने में। पहला है, मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने से पहले मरीज की यूनिट की देखभाल एवं साफ सफाई करनी चाहिए। अब आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि नर्स के लिए जो है मरीजों को भर्ती करने का सिद्धांत को लिखे। तो अगर नर्स के लिए पूछे या सीधा अस्पताल में भर्ती करने के लिए सिद्धांत पूछ दे, कोई भी भर्ती के सीधा सिद्धांत भी पूछ दे ना, बस ये सब छाप दीजिएगा। कोई भी टाइप का क्वेश्चन उसमें लगा दे, लेकिन अगर भर्ती के सिद्धांत पूछ देगा यही सब लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए। अगर ध्यान रखिएगा, कॉमन सा चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। नर्स के लिए पूछेगा तो ये सब में नर्स लगा दीजिएगा। ठीक है, सही सीधी सी बातें हैं। देखिए, मरीज को अगर अस्पताल में भर्ती करना हो किसी मरीज को, तो उससे पहले हम ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि जिस भी यूनिट में कोई पेशेंट आएगा तो उससे पहले जो है अस्पताल का साफ़ सफाई है या नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। दूसरा चीज़ें है, मरीज की यूनिट में उसकी गोपनीयता को बनाए रखनी चाहिए। और जिस भी यूनिट में मरीज जो है, चाहे सर्जरी हो, चाहे लेबर हो, चाहे अर्थो हो, मेडिसिन हो, किसी भी यूनिट में पेशेंट भर्ती हो, वहाँ पर उसके प्राइवेसी जो गोपनीयता है उसको ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि बहुत बदमाश लोग भी उससे आ सकता है मिलने और उसके साथ कोई गलत कर सकता है। तो ऐसे में उसके प्राइवेसी गोपनीयता को ध्यान रखनी चाहिए, सभी के साथ उसके सूचनाओं को शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है, मरीज के यूनिट में हवा होनी चाहिए, तापमान, प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब एक पेशेंट के लिए अस्पताल में भर्ती जब होगा पेशेंट, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे कि उस यूनिट में हवा है या नहीं, तापमान आवश्यक है या नहीं, प्रकाश उचित है या नहीं। अगर नहीं है तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है, मरीज के पहने हुए गहने, आभूषण, घड़ी या कीमती चीज़ें नर्स की उपस्थिति में उसके परिजनों को सौंप देनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट है और वह भर्ती होने आया है तो नर्स को इन चीज़ों का ध्यान भी रखना चाहिए, या किसी को भी, कि जो भी वह मरीज कोई कीमती चीज़ें पहना है, जैसे आभूषण हो गया, घड़ी हो गया, ठीक है, कीमती कुछ भी चीज़ें अगर उसके पास में है तो मरीज से लेकर और उसे परिजन को, अटेंडर को सौंप देनी चाहिए नर्स के उपस्थिति में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये सब भर्ती के जो है सिद्धांत है। मरीज को उसकी यूनिट में रखी सभी वस्तुओं से भली भांति परिचित करवा देनी चाहिए ताकि मरीज को असुविधा ना हो। ठीक है। अब यूनिट में जहाँ पे मरीज भर्ती है वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग मरीज करने वाला होगा या कर सकता है, वैसे वस्तुओं को मरीज से भली भांति जो है परिचित करवा देनी चाहिए ताकि कोई असुविधा ना हो इसके उपयोग करने में। ठीक है। चलिए, छठा पॉइंट यहाँ पे देखिएगा आप लोग, आपात स्थिति, इमरजेंसी कंडीशन में मरीज को तत्काल उपचार प्रदान करना चाहिए। अब ये भी चीज़ का ध्यान रखें कि ज़्यादा समय को जो है, टाइम को जो है पास नहीं करे, नहीं बिताए। इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट है तो उसे तत्काल जो है उपचार जो है प्रदान करनी चाहिए। ठीक है। नर्स को मरीज से अच्छे पारस्परिक संबंध, गुड इंटरपर्सनल रिलेशन बनाए रखनी चाहिए। अब एक नर्स को चाहिए कि मरीज के साथ वह एक अच्छे व्यवहारिक जो है संबंध बनाए। ठीक है। मरीज का डर कम करने के लिए उसका यूनिट में भर्ती अन्य मरीजों से वह स्वास्थ्य दल के अन्य सदस्यों से परिचय करवाना चाहिए। अब मरीज को डर न लगे कि आसपास में कैसा मरीज है, कैसा नहीं, हमारे साथ क्या करेगा, कैसा नहीं, इन सब को डर को दूर करने के लिए जो भी स्वास्थ्य टीम है उसको जो है जितना हो सके आसपास के मरीजों से परिचित करवाना चाहिए। ठीक है। अस्पताल में भर्ती मरीज की पसंद नापसंद का ध्यान रखनी चाहिए। अब जो भी अस्पताल में भर्ती मरीज है उसका क्या पसंद है, क्या नापसंद है, इस चीज़ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नर्स, चूँकि पसंद और नापसंद से व्यक्ति का जो है स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है। नर्स जो नापसंद चीज़ अगर व्यक्ति को देंगे तो इरिटेट लगेगा। ठीक है। नर्स को मरीज के सामने हमेशा मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। अब जो नर्स है उसे मरीज के सामने हमेशा क्या करना चाहिए, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मरीज के सामने
जाके चिल्ला के बात करे, गुस्से में बात करे, एक गलत चीज़ है। तो जो मरीज़ दिखाने आए हैं और ज़्यादा जो है शौक में चला जाएगा और ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है अस्पताल में भर्ती मरीज के धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों का सामना करनी चाहिए, सम्मान करनी चाहिए। जैसे एक अस्पताल है, वहाँ पे हिंदू भी आएंगे, वहाँ पे मुस्लिम भी आएंगे, वहाँ पे क्रिश्चियन भी आएंगे, ठीक है, सिख भी आएंगे, कोई भी आ सकते हैं उस अस्पताल में, ठीक है। एक सरकारी अस्पताल में या कहीं भी प्राइवेट वगैरह कहीं भी अस्पताल में किसी भी जाति धर्म के संस्कृति के लोग आ सकते हैं। तो सभी जाति धर्म का अलग अलग रीति रिवाज होता है, वो अपने तरीके से काम करेंगे, वो अपने तरीके से काम करेंगे, तो इनको सम्मान करना चाहिए, ठीक है, ताकि उनकी आत्मा को ठेस ना पहुंचे। 12 नंबर का है मरीजों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसे उचित उपचार दिया जाएगा, और मरीजों को आपको यह भी विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आपके लिए एक अच्छे उपचार जो है दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेने हैं, आपको इसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 12 पॉइंट लिखा है भर्ती वाले पेशेंटों के लिए। सिद्धांत मीन्स कि कौन कौन सी ऐसे बातें हैं जिसको ध्यान में रखकर उस चीज़ के लिए उस कंडीशन में ध्यान रखा जाएगा। तो भर्ती के कंडीशन में एक भर्ती वाले मरीज के लिए किन किन बातों का ध्यान रखेंगे उसी को तो हमको लिखना था और वही मैंने बताया भी। तो यहाँ पे 12 में से आपको जो है कम से कम 10 याद रहनी चाहिए कंठस्थ 5 नंबर के लिए, या फिर जो अच्छे स्टूडेंट होंगे इस 12 पॉइंट को 15 से 20 पॉइंट और इसमें ऐड कर देंगे, 15 से 20 पॉइंट तक लिख सकते हैं जो मैंने उसको बता दिया, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक धन्यवाद।